नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों आज हम हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 19 हल करेंगे। देखिएगा पूरे ही 30 क्वेश्चन हैं और इन 30 प्रश्नों को कोशिश क्या रहेगी आपकी कि 25 क्वेश्चन इनमें से आपके सही हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों लेवल के लिए बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, समझिएगा, ये रहा पहला क्वेश्चन। जबानी जमा खर्च करना मुहावरे का अर्थ है गप्पे लड़ाना, कीमती राय देना, अनुभव बांटना या छोटी सलाह देना। तो कई बार आपने सुना होगा जबानी जमा खर्च करना, ठीक है, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का सटीक आंसर दीजिएगा साथियों। कौन सा विकल्प सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन गलत होगा आपके। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा गप्पे लड़ाना। क्या होगा साथियों, गप्पे लड़ाना मतलब जबानी जमा खर्च करना, मतलब कोई व्यक्ति गप्पे लड़ाता रहता है, सिर्फ बोल देता है, करता कुछ नहीं है, वो होता है जबानी जमा खर्च करना। कीमती राय देना, अनुभव बांटना, छोटी सलाह देना, ये इसका राइट आंसर नहीं है। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन आपके देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 2 में लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, लिखना एवं पढ़ना सीखना अंततः संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर जो लेखन और जो पठन होता है इन दोनों के बारे में बताना है कि भाई जो सबसे उपयुक्त कथन आपको चारों में से लग रहा है। हो सकता है चारों ही आपको सही लग रहे, लेकिन फिर भी क्या पूछा जा रहा है, सबसे उपयुक्त, ठीक है, जो सबसे बेस्ट है उसका चयन करना है प्रश्न नंबर 2 में। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर। साथियों राइट आंसर है लिखना एवं पढ़ना सीखना अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है। सभी जो भाषाई कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये अंतः संबंधित माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। आपके तीसरा क्वेश्चन है, ऊपरी विराम चिन्ह कहा जाता है, विवरण चिन्ह को कहा जाता है, निर्देशक चिन्ह को कहा जाता है, योजक चिन्ह को कहा जाता है या अवतरण चिन्ह को कहा जाता है। तो ऊपरी विराम का नाम किस किसने सुन रखा है आप में से। देखो जो ऊपरी विराम चिन्ह, आपके विराम चिन्ह का एक नया टॉपिक जुड़ा है इस बार। विराम चिन्ह में से आपके क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए मैं हर एक टेस्ट में विराम चिन्ह से क्वेश्चन जरूर लेता हूँ। तो ये जो ऊपरी विराम चिन्ह है ये अवतरण चिन्ह को कहा जाता है साथ। तो फिर आपका कौन सा विकल्प सही है इसमें, अवतरण चिन्ह मतलब विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 है, वाक्य देखिएगा, गाय हमारी माता है, वाक्य किस बिंब से संबंधित है। दृश्य बिंब से, श्रव्य बिंब से, विचार बिंब से और भाव बिंब से। तो देखो वाक्य क्या है, गाय हमारी माता है, ठीक है। इसमें कौन सा बिंब हमें समझ में आ रहा है कि यार इसमें तो ये बिंब होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 4 में जो आपके सही आंसर रहेगा गाय हमारी माता है, यह वाक्य जो है ये भाव बिंब से संबंधित है। कौन से बिंब से, भाव बिंब से, क्योंकि माता का भाव, ठीक है, गाय से किया जा रहा है कि भाई गाय हमारी माता है। तो जो एक हमारी माँ होती है उसकी तुलना किससे की जा रही है, गाय से। तो यहाँ पर गाय के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव के लिए ये वाक्य है साथियों, इसलिए यहाँ पर भाव बिंब बनेगा। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही मुहावरा प्रयुक्त नहीं किया गया है। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, वह शाम पर बरस पड़ा, उसकी अक्ल चक्कर खा गई और युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है। तो ये 4 मुहावरे आपके सामने हैं, इसमें से क्या बताना है जो उपयुक्त मुहावरा नहीं है, ठीक है। उपयुक्त मतलब जो आपको लगता है कि यार ये गलत है, तो फिर आपको उसको देखना है कि भाई यार ये उपयुक्त नहीं है। तो 5वें क्वेश्चन में बताइएगा कि भाई कौन सा विकल्प आपका सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा।
देखो, उस पर घड़ों पानी पड़ गया, बिल्कुल शुद्ध मुहावरा है। वह शाम पर बरस पड़ा, ये भी शुद्ध मुहावरा है। उसकी अक्ल चक्कर खा गई, ये एक अशुद्ध मुहावरा है, क्योंकि अक्ल तोरी चक्कर खाती है साथियों। उसकी अक्ल चकरा गई, ऐसे होता है मुहावरा। चक्कर खा गई तो गलत हो जाता है ना। इसलिए विकल्प नंबर जो 3 है, इसमें जो मुहावरा है वो उपयुक्त नहीं है। बाकी युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है, ये मुहावरा भी शुद्ध है। तो पहला, दूसरा, चौथा मुहावरा तो सही है, लेकिन तीसरा मुहावरा क्या है, गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। छठा क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ पर रिक्त स्थान देख लीजिए ना। के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं, तथा शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों में थपेड़ों से तट की ओर बढ़ती है। तो ये जो रिक्त स्थान है, इसकी जगह आपको पूर्ति करना है साथियों। तो यहाँ समय निर्धारण आएगा, यहाँ पर उद्देश्य आएगा, यहाँ पर विधि चयन आएगा, या यहाँ पर विषय निर्धारण आएगा। तो प्रश्न संख्या 6 में बताइएगा कि भाई आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखो, राइट आंसर क्या है, विकल्प नंबर 2, उद्देश्य के बिना। उद्देश्य के बिना शिक्षक उस नाविक के समान होता है जिसे अपने लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है, तथा शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़ों से तट की ओर बढ़ती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, उद्देश्य। हम बच्चों को किसी भी चीज़ का शिक्षण करवा रहे हैं और उसका उद्देश्य ही हमें पता नहीं है कि क्यों करवा रहे हैं। तो साथियों, उसी संदर्भ में ये कथन कहा गया है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है छठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। राम के अनुज लक्ष्मण ने परशुराम का क्रोध भड़का दिया, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। विकल्प देख लीजिए, राम, क्रोध, लक्ष्मण, परशुराम। अब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब क्या होता है, कर्ता। कर्ता मतलब जिसके द्वारा क्रिया की जाती है साथियों। तो देखो, राम के अनुज लक्ष्मण ने परशुराम का क्रोध भड़का दिया, तो यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है, क्रिया लक्ष्मण के द्वारा की जा रही है भड़काने की। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई परशुराम का क्रोध भड़का, तो साथियों अगर यूँ रहता कि भाई परशुराम का क्रोध भड़का, ठीक है, तो फिर वहाँ पर परशुराम जी क्या रहते हैं, उद्देश्य रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, लक्ष्मण के द्वारा क्रिया जो क्रोध है उसको भड़काने का। इसलिए लक्ष्मण ही इसमें उद्देश्य या कर्ता रहेगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि भाई नहीं, इसमें तो यार परशुराम ही आएगा, तो फिर कमेंट कर सकते हो। बाकी इसका राइट आंसर लक्ष्मण ही रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। देखते हैं आपके 8वें प्रश्न को। ये देखिए, पाठ्य पुस्तक के बाहरी पक्ष से संबंधित नहीं है। मुख्य पृष्ठ, आकार प्रकार, जिल्द और प्राक कथन। देखो, एक तो पाठ्य पुस्तक का बाहरी पक्ष होता है और एक होता है पाठ्य पुस्तक का आंतरिक पक्ष। तो यहाँ पर बाहरी पक्ष के अंतर्गत जो मुख्य पृष्ठ है वो भी बाहरी पक्ष में आता है, जो आकार प्रकार है वो भी बाहरी पक्ष में आता है, जो जिल्द है ये भी बाहरी पक्ष में आती है। लेकिन जो प्राक्कथन है साथियों, प्राक्कथन का मतलब क्या होता है कि जो पुस्तक है वो किनके लिए पुस्तक है, किस किस चीज़ में वो उपयोगी रहेगी, किस संदर्भ में वो पुस्तक लिखी गई है, सभी चीज़ें प्राक्कथन में लेखक की कलम से होती है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है, ये पाठ्य पुस्तक के बाहरी पक्ष से संबंधित नहीं है। चौथा विकल्प ये आपके आंसर रहेगा 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य साधारण वाक्य है, जो मेरे साथ रहेगा वह सद्गुण सीख जाएगा। राम ने काम पूरा किया और पढ़ने चला गया। रोहित दौड़ जीत गया परंतु इनाम नहीं मिला। उस घोंसले में कबूतर के बच्चे नहीं हैं। तो ये भाई 4 वाक्य है। अब यहाँ पर उस वाक्य का आपको चयन करना है जो कि एक साधारण वाक्य का उदाहरण है। तो देखो, जो मेरे साथ रहेगा वह सद्गुण सीखेगा, तो बिल्कुल जो मैंने क्या बता रखा है, जो से अगर वाक्य है तो वो मिश्र के अंतर्गत आ जाता है। तो ये तो है मिश्र। आपको क्या देखना है, साधारण या सरल वाक्य देखना है। राम ने काम पूरा किया और पढ़ने चला गया, और से जुड़ रहे दोनों अलग अलग वाक्य है, तो ये है एक संयुक्त वाक्य।
दौड़ जीत गया परंतु इनाम नहीं मिला। तो देखो ये भी साधारण वाक्य नहीं है, परंतु यहाँ पर एक अव्यय से ये वाक्य जुड़ा हुआ है। अब उस घोंसले में कबूतर के बच्चे नहीं हैं। तो साथियों ये एक साधारण वाक्य है। देखो अगर इसको हम परिवर्तित करें तो जिस घोंसले को हमने देखा था उस घोंसले में कबूतर के बच्चे नहीं हैं, इस प्रकार से वाक्य होता तो फिर ये भी साधारण नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वाक्य दिया हुआ है ये एक साधारण वाक्य का उदाहरण है। तो विकल्प नंबर 4 सही है आपके 9वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है 2010-11 में CBSE परंपरागत टर्म एग्जामिनेशन के स्थान पर किस प्रणाली को लागू किया? CCE, NEP, NCF, RTE। तो देखो RTE तो 2009 के नाम से प्रसिद्ध है जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, ठीक है। NCF 2005 वाला है तो कहीं से कहीं तक ये 2010-11 आएगा ही नहीं। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो एक तो 1986 में आई थी और एक अब है ये 2020 में, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है NEP। राइट आंसर है साथियों CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई थी परंपरागत टर्म एग्जामिनेशन के स्थान पर CBSE में। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। 11वां क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 11, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। नुपुर, अमूल्य, तिलांजलि और इकाइयाँ। तो देखो शुद्ध शब्द की यहाँ पर बात की जा रही है तो यहाँ 3 विकल्प तो अशुद्ध है और 1 विकल्प क्या है? शुद्ध है। तो साथियों देखो जो इकाइयाँ लिखा हुआ है, इकाइयाँ इस प्रकार से लिखता है भाई, इकाई तो ऐसे लिखते हैं लेकिन यहाँ पर इकाइयाँ जब हम लिखेंगे तो इकाइयाँ में ई छोटा रह जाता है, बड़ा नहीं रहता, ये शुद्ध रूप है, ठीक है। तो ये क्या है? गलत हो गया। फिर तिलांजलि को देखते हैं तो आपके जो तिलांजलि वाला विकल्प है तिलांजलि, तिलांजलि में छोटी की मात्रा होती है ये वाली भी, लेकिन यहाँ बड़ी लग रही है तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखते हैं अमूल्य को। तो साथियों अमूल्य को जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार से अमूल्य लिखा जाता है, तो ये भी क्या है? अशुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध क्या है आपके? नुपुर। नुपुर शब्द को इसी प्रकार से लिखा जाता है, न में तो बड़े ऊ की मात्रा और पे में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, जो कि बिल्कुल सही है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। आगत सुनना व पढ़ना, बोलना सीखना निर्गत, अवबोध सुनना पढ़ना, अमूर्त बोलना लिखना। तो यहाँ पर भाई 2 कौशल दे रखे हैं और किन उन कौशलों का संबंध जिससे है वो आपके सामने विकल्प में है। अब यहाँ पर आपको कौन सा सुमेलित नहीं लग रहा है कि भाई यार ये गलत है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। देखो आगत, आगत का मतलब होता है वह कौशल जिनके माध्यम से हम विचारों को ग्रहण करते हैं। तो एक तो सुनकर ग्रहण करते हैं और एक पढ़कर ग्रहण करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। बोलना लिखना निर्गत, निर्गत का मतलब है वह कौशल जिनके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो या तो बोलकर अभिव्यक्त करेंगे या लिखकर करेंगे, तो ये भी सही हो गया। अवबोध, अवबोध के अंतर्गत सुनना और पढ़ना आ जाता है साथियों। लेकिन ये जो अमूर्त कौशल की बात की जा रही है, तो बोलना एक अमूर्त कौशल है लेकिन लिखना इसको मूर्त कौशल में रखा जाता है, न कि अमूर्त में। इसलिए ये जो चौथा विकल्प है ये सही सुमेलित नहीं है और ये आपका आंसर रहेगा 12वें क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। 13वां क्वेश्चन है मित्रों आपके स्त्रैण शब्द के लिए वाक्यांश क्या है? स्त्रियों से मोह रखने वाला जो है उसे स्त्रैण कहेंगे। स्त्रियों जैसे स्वभाव करने वाला उसको स्त्रैण कहेंगे। स्त्रियों से प्रभावित होने वाला उसको स्त्रैण कहेंगे, या स्त्रियों को खुश रखने वाला उसको स्त्रैण कहेंगे। तो जो स्त्रैण शब्द है इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जिनका स्वभाव स्त्रियों के जैसा होता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे साथियों। तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को। पाठ्यचर्या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का सार है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो ने कहा ये कथन, मुनरो ने कहा, रिस्क ने कहा और फ्रोबेल ने कहा। तो पाठ्यचर्या के संबंध में ये जो कथन कहा गया है
इसका बारे में राइट आंसर दीजिएगा कि भाई किसके द्वारा ये कथन कहा गया है। तो देख लेते हैं राइट आंसर प्रश्न नंबर 14 में। साथियों, पाठ्यचर्या को संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का सार फ्रोबेल ने कहा है। किसने कहा है? फ्रोबेल ने, जिन्होंने किंडरगार्टन विधि भी दी थी। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तो ये देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को, गरल का विलोम शब्द होगा सुमति, विरल, सुधा और सरल। तो देखो, जो गरल शब्द है इसका आपको विलोम बताना है। थोड़ा सोच समझ के बताइएगा इसका विलोम, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं देना है इस प्रश्न का सही आंसर, आराम से दीजिए साथियों। तो देख लेते हैं साथियों, गरल का विलोम सुमति भी नहीं होता है, विरल भी नहीं होता है और सरल भी नहीं होता है, बल्कि गरल का विलोम होता है सुधा। कैसे होगा? गरल का मतलब विष से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? विष से, मतलब जहर से। और सुधा का मतलब अमृत से लिया जाता है साथियों। तो इस प्रकार से गरल का विलोम क्या रहेगा? सुधा रहेगा। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। तो 16वां क्वेश्चन है आपके, हर्बर्ट के 4 सोपानों में इस सोपान को 2 भागों में बांटा गया है। स्पष्टता, सहयोग, व्यवस्था और प्रयोग। तो देखो, J.F. हर्बर्ट के द्वारा पाठ योजना के निर्माण हेतु 4 सिद्धांत दिए गए थे। अब इन 4 सिद्धांतों के आधार पर उनके 3 शिष्य थे। एक तो था जिलर, एक था राइन और एक था हर्बर्ट स्पेंसर। इन तीनों शिष्यों ने इन 4 सिद्धांतों को 5 भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब 5 पद बना दिए साथियों। तो जो स्पष्टता वाला सिद्धांत था, जिसको पहला सिद्धांत कहते हैं, इसके 2 टुकड़े किए थे। एक तो था प्रस्तावना और एक था प्रस्तुतिकरण। तो साथियों 2 भागों में बांटा गया था। और किसके द्वारा बांटा गया था? जिलर के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया था। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। औदार्य पहला विकल्प, भारतीय दूसरा विकल्प, आदित्य तीसरा विकल्प और सौंदर्य चौथा विकल्प। तो देखो, इनमें से किसमें ये प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो सोच लिया होगा आपने आंसर। इसका क्लियर आंसर करते हैं। सौंदर्य शब्द में मूल शब्द क्या है? सुंदर। सुंदर में जब हम यह प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बन जाता है सौंदर्य। ये तो सही है। जो आदित्य शब्द है, इसमें मूल शब्द है अदिति। अतिथि में जब ये प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बन जाता है आदित्य। ये भी सही है। जो औदार्य शब्द है, औदार्य में मूल शब्द है उदार, और जब हम इसमें ये प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बन जाता है औदार्य। लेकिन जो भारतीय शब्द में मूल शब्द है क्या है? भारत है, और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है साथियों। ठीक है, तो ये जो भारतीय शब्द बना, ये एक विशेषण शब्द है जिसमें यह प्रत्यय नहीं है बल्कि ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो फिर आपके विकल्प नंबर कौन सा सही है? दूसरा विकल्प 17वें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन, कला समय की शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? शिक्षण शास्त्र का एक टूल, लोक कला, परंपरा कला और परीक्षा की एक पद्धति। तो देखो, जो कला समय की शिक्षा है, इसमें जो कला शब्द है इसका अर्थ किससे लिया जाएगा? आपको वही आंसर प्रश्न नंबर 18 में देना है मित्रों। तो 18वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, देखो, कला समय की शिक्षा में कला का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र का एक टूल। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो आपके 19वां क्वेश्चन, इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें उपसर्ग तथा समास का प्रयोग हुआ है। घात, प्रतिघात, भारतवासियों, प्रतिध्वनि और आत्मनिर्भरता। तो देखो, उपसर्ग भी है और समास भी है। तो यहाँ पर आत्मनिर्भरता में तो हमको कोई उपसर्ग नहीं दिख रहा है, क्योंकि आत्म शब्द कोई उपसर्ग नहीं है। जो घात प्रतिघात है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था साथियों? रीट में ये क्वेश्चन आया था और वहाँ पर इन प्रश्नों पर बोनस दिया गया था, लेकिन मैंने इस प्रश्न में क्या किया? एक प्रतिध्वनि शब्द डाल दिया। तो प्रतिध्वनि एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है प्रति, और समास कौन सा है? प्रतिध्वनि। ध्वनि के बाद की जो ध्वनि होती है उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इसमें समास कौन सा लग रहा है? अव्ययीभाव समास लग रहा है, और उपसर्ग कौन सा लग रहा है? प्रति उपसर्ग लग रहा है। इसलिए आपके फिर विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 19 में। कौन सा विकल्प सही है 19वें क्वेश्चन में?
तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। ये रहा आपके 20वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपने आप में अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का निर्माण करता है, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है और प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। देखो, शिक्षण अधिगम के जो अनुरूप आपको नहीं लग रहा है 20वें क्वेश्चन में, जो लगता है कि यार ये शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है, तो उसका आपको चयन करना है। देखो, 20वें क्वेश्चन में प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, बिल्कुल। किसी बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन आया तो वो पूछने का हकदार है। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, ये भी सही माना जाता है। अपने आप में प्रत्येक बच्चा अद्वितीय भी होता है, लेकिन प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का निर्माण करता है, ये एक गलत कथन है साथियों, क्योंकि पाठ्यचर्या का निर्माण बच्चे के द्वारा नहीं की जाती है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे। तो चलिए 21वें क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 21 है, परिष्कार और तिरस्कार में क्रमशः संधि होगी। व्यंजन और व्यंजन संधि, विसर्ग और विसर्ग संधि, विसर्ग और व्यंजन संधि और व्यंजन और विसर्ग संधि। तो देखो, जो परिष्कार और तिरस्कार, इन दोनों शब्द में क्रमशः आपको बताना है, ठीक है। तो साथियों, तिरस्कार में तो हमें पता है तिरह प्लस कार, शब्द क्या बनेगा? तिरस्कार। तो यहाँ पर इसमें तो विसर्ग संधि है, तो एक तो ये वाला है विसर्ग बाद में, ये वाला है विसर्ग बाद में, तो मतलब तीसरा और पहला विकल्प तो गलत। अब विसर्ग विसर्ग है या व्यंजन विसर्ग है? तो जो परिष्कार शब्द है, परिष्कार का विच्छेद होता है परि प्लस कार। अगर आप यहाँ पर विसर्ग लगा देते हो तो आप गलत कर देते हो, क्योंकि परिष्कार में व्यंजन संधि है, न कि विसर्ग। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 4 सही है। परिष्कार में तो व्यंजन है और तिरस्कार में विसर्ग है। ओनली 4th विकल्प सही रहेगा। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट, हमारे जो दोस्त साथी हैं, वो कहेंगे कि सर आपने 21वां क्वेश्चन गलत बता दिया, 21वें में दूसरा रहेगा। तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, चौथा ही सही रहेगा। किसी भी विद्वान साथी से पूछ सकते हो कि भाई परिष्कार में कौन सी संधि है, तो अगर वो जानता है तो बिल्कुल 100% व्यंजन ही बताएगा साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है आपके प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। तो चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें भाषा कौशल का निर्माण करना है, वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है, उन्हें वर्णमाला पढ़ाना शुरू करना है और मौखिक कार्य साधनों के माध्यम से भाषा के साथ उनको परिचित कराना है। 23वें क्वेश्चन में, आप 22वें क्वेश्चन में राइट आंसर देना है। सपोज कीजिए कि भाई आप रीड में आपका चयन हो गया, आप बच्चों को पढ़ाने गए, वहाँ पर कक्षा 1 में भी कुछ बालक आएंगे, 2 में भी आएंगे, तो बिल्कुल नवीन बालक, मतलब कक्षा 1 में आया, मान लीजिए कभी उसने पढ़ाई की ही नहीं, ज़्यादा जानकारी उसको है भी नहीं, बिल्कुल छोटी सी उम्र का है। तो जब वो स्कूल में प्रवेश करता है तो हमें क्या करना चाहिए? आते ही क्लिक अनाराम गिनती, ऐसे वो गलत हो जाएगा साथियों। भाषा कौशल आते ही निर्माण नहीं करेंगे। वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना, भाई वाक्य और कहानियाँ क्या, उनको तो अच्छी तरह से साथियों मौखिक कार्य साधनों के माध्यम से भाषा के साथ उनको हम परिचित कराएंगे। ये सबसे बेस्ट विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 22 में। तो चौथा विकल्प आपके सही रहेगा मित्रों 22वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन है, हीन भावना में समास होगा क्रमधारय समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो देखो, हीन भावना में द्वंद्व समास तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही अव्ययभाव समास है, बहुब्रीहि भी नहीं है, बल्कि इसमें क्रमधारय समास है साथियों। क्योंकि भावना के बारे में क्या बताया जा रहा है कि भावना कैसी है? हीन है मित्रों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 23 में। देखो, कल जो मैंने साइकोलॉजी का टेस्ट डाला था, आज भी आएगा सुबह 8 बजे, तो उसमें एक क्वेश्चन था साथियों 24 क्वेश्चन। तो 24वें क्वेश्चन में कि भाई अभिवृत्ति से संबंधित था कि सर अभिवृत्ति के जन्मजात नहीं होती है, अभिवृत्ति तो अर्जित होती है। तो बिल्कुल उसमें पहला विकल्प भी सही है जो आप कह रहे हो, और तीसरा विकल्प भी सही है। हालांकि मैंने उस वीडियो के नीचे कमेंट में भी संशोधन कर रखा है इसको। और एक क्वेश्चन था साथियों 23वां, मतलब 23 और 24 दो क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन था। तो शायद जो मैं बता रहा हूँ ये 24वां था, और 23वें में जहाँ पर लिखना चाहिए था किशोरावस्था, वहाँ पर दोनों जगह बाल्यावस्था, तो उसके लिए भी मैंने कमेंट कर दिया था। और वहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था प्रश्न संख्या 1 में।
आप कह रहे थे कि सर अभिसारी चिंतन के अंतर्गत मैंने वहाँ पर आपको समस्या समाधान बताया था। तो अभिसारी चिंतन का संबंध किससे होता है? बुद्धि से होता है। और अपसारी का किससे होता है? सृजनात्मकता से होता है। तो साथियों, वैकल्पिक समाधान का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक समाधान निकालना। अगर एक से अधिक समाधान निकालेंगे तो अभिसारी से किसे रहेगा? वो तो अपसारी से रहेगा ना। तो फिर आप लोग इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, उस क्वेश्चन को समझा ही नहीं यार आपने। जो मैंने बताया था कि भाई उसमें तीसरा ही है, लेकिन फिर भी लोग चौथा नहीं, चौथा है। कैसे है? वैकल्पिक समाधान मतलब अनेक समाधान। अनेक समाधान मतलब क्या हुआ? वो तो सृजनात्मक हुआ। समाधान तो सृजनात्मक में भी होता है और बुद्धि में भी होता है, अभिसारी में भी होता है, अपसारी में भी होता है। लेकिन इस बात को समझो तो सही, अपसारी में जो समाधान होगा वो अनेक विकल्प वाला रहेगा। समझे नहीं यार आप उस क्वेश्चन को? चलो कोई ना, संशोधन हालांकि मैंने 2 क्वेश्चनों में जो किया था, एक में तो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ और एक में जो बताया वो तो सही था, लेकिन उसके अलावा एक और सही था। बाकी कोई मिस्टेक नहीं थी कल के पेपर में भी। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यांत्रिक श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य सामग्री, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो चित्र विस्तारक यंत्र होता है, ये विस्तारक यंत्र तो ये सिर्फ दृश्य सामग्री है, श्रव्य नहीं है, ना ही दृश्य श्रव्य है। ये क्या है? यांत्रिक दृश्य सामग्री। यांत्रिक दृश्य सामग्री का मतलब होता है वह सामग्री जो कि यांत्रिक मतलब मशीनों से संबंधित हो साथियों। तो मशीनों से संबंधित है, अगर वो सुनने वाली है तो यांत्रिक श्रव्य, देखने वाली है तो यांत्रिक दृश्य, जिसमें दिखाई भी देता है, जैसे टेलीविज़न है तो टेलीविज़न फिर यांत्रिक दृश्य श्रव्य में आ जाएगा साथियों। टेप रिकॉर्डर है तो टेप रिकॉर्डर यांत्रिक श्रव्य में आ जाएगा। चित्र विस्तारक यंत्र है तो ये यांत्रिक दृश्य में आ जाएगा। इस प्रकार से होता है ये। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनेगा? घी, गीत, घर और सखी। तो देखो, सखी का तो सखियों भी हो जाता है, तो ये गलत है। सखियाँ सखियों, घर का घरों भी हो जाता है, गीत का गीतों भी हो जाता है, लेकिन घी का कुछ नहीं होता है साथियों, घी शब्द नहीं बदलता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 25 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 26 को। तो 26वां प्रश्न। 26वां क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, सतत मूल्यांकन, यहाँ रिक्त स्थान है, पर जोर देने के लिए होता है। केवल शिक्षकों और छात्रों के लिए साक्ष्य का पुनः परीक्षण और प्रतिक्रिया पर जोर देने के लिए होता है। केवल अधिगम, अंतरावलोकन, निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग पर जोर देने के लिए होता है। या केवल संपूर्ण शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन का विनियमन साथियों इस पर जोर देने के लिए होता है, या इनमें से सभी। तो जो CCE है वो इनमें से सभी पर जोर देने के लिए होता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 26 में। नेक्स्ट देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 27 को। तो बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन पर। क्या है? इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। आलसी, लिपि, दीवार और जल। तो देखो, जिसका वचन और लिंग कभी भी नहीं बदले, तो एक तो शब्द है आलसी का आलसियों हो जाता है, ये बदल रहा है। लिपि का लिपियों हो जाता है, ये बदल रहा है। दीवार का दीवारें हो जाता है, ये बदल रहा है। लेकिन जल हमेशा जल ही रहता है। जल का जलों, जलें, ऐसे कुछ भी नहीं होता है साथियों। इसलिए आपके विकल्प नंबर 4 सही है 27 में। तो आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और जिन भी लोगों को लगता है कि भाई 30 या 60 प्रश्न जो एक दिन में डालता हूँ उनमें से 1 या 2 प्रश्न में कोई त्रुटि हो जाए और उसमें भी संशोधन कर देता हूँ, फिर भी लगता है कि नहीं यार बहुत गलत पढ़ा दिया इसने, तो साथियों मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बुक में आप 60 क्वेश्चन पढ़ लो, यहाँ 60 क्वेश्चन पढ़ लो। यहाँ पर देखिए वो 60 प्रश्न आपको पूरे सिलेबस से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 60 क्वेश्चन कुछ निश्चित सिलेबस से, बुक में निश्चित सिलेबस से देखने को मिलेंगे। इन 60 में से 5 प्रश्न 10 प्रश्न भी गलत हो सकते हैं। यहाँ पर 1 या 2 प्रश्न में मिस्टेक होगी, वो भी सुधार कर दी जाएगी साथियों। तो समझो बात को, यहाँ के जो 60 क्वेश्चन है वो आप 300 क्वेश्चन पढ़ लो ना, उसके बराबर होता है यहाँ के 60 क्वेश्चन, क्योंकि 60 क्वेश्चन 500 प्रश्नों में से निकल के आते हैं, यूँ मान के चलो आप। तो देखो प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। 28वां क्वेश्चन। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
देखो, ज्ञान से संबंधित जब अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास जब उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है तो यह भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य तो नहीं है, सबसे कम भी महत्वपूर्ण नहीं है और सबसे ज़्यादा भी नहीं, बल्कि इसको एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है साथियों। 28वें क्वेश्चन में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। देखो, अगर इस टेस्ट में भी आपको किसी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन है कि भाई नहीं यार हमें तो ये लगता है कि यार ये क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। अंकित पुस्तक पढ़ता है, वाक्य को संदिग्ध वर्तमान में बदलिए। अंकित पुस्तक पढ़ रहा है, अंकित पुस्तक पढ़ता होगा, अंकित ने पुस्तक पढ़ी, अंकित पुस्तक पढ़ता है। देखो, अंकित पुस्तक पढ़ता है ये एक सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। किसका? सामान्य वर्तमान काल का। अंकित ने पुस्तक पढ़ ली उसने, तो फिर हटाओ, फिर वो तो वर्तमान में है ही नहीं। पढ़ता होगा, यहाँ पर संदेह है हमें, ठीक है। पुस्तक पढ़ रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, तो फिर एक ही विकल्प बचा आपके, अंकित पुस्तक पढ़ता होगा। साथियों, ये एक संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है जो कि इस वाक्य का बना है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में आपके एक और वीडियो आ रहा है साइकोलॉजी का, तो उसको भी जरूर देखिएगा साथियों। और कल एक और बात बता दूं कि किसी प्रश्न में जो कल के 60 मतलब आज के जो 60 प्रश्न हैं, तो उन 60 प्रश्नों में अगर आपको एक दो क्वेश्चन हिंदी या साइकोलॉजी में कोई कन्फ्यूजन हो तो यूँ मत सोचना कि मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं देख नहीं रही हूँ, सारा देखता हूँ साथियों में। अब वहाँ पे कल मेरी कोविड में ड्यूटी है, तो वैक्सीनेशन में, तो हो सकता है कि मुझे टाइम नहीं मिले रिप्लाई देने का, तो हो सकता है 5 बजे के बाद आपको रिप्लाई दूँ साथियों, ठीक है। तो कल कॉल भी मत लगाइएगा, कल मतलब ये जो वीडियो चल रहा है आज की बात की जा रही है भाई, वीडियो तो मैं पहले बना रहा हूँ। तो 30वां और अंतिम क्वेश्चन, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक अनाकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं और पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, या चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो जो चित्र पाठ्य पुस्तक में दिए होते हैं शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होता है, वो चित्र जो दिए होते हैं अनाकर्षक बनाने के लिए भी नहीं दिया जाता है, प्रचलन है इसलिए भी नहीं, बल्कि चित्रों से क्या होता है जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं उनको समझने में आसानी हो जाती है बालकों को। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों। 30वें क्वेश्चन में ये टेस्ट पूरा हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।